ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और वन शॉट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपने पुराने वाले जितने भी आपका वन शॉट वीडियोस हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया होगा और जैसे जैसे आपके चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं अब उम्मीदें ये हैं कि आपका काम बढ़ गया है। मेरा काम तो खत्म हो गया क्योंकि आपने मुझसे मांगा था कि सर सब दे दो, सब दे दिया। अब जो बचा है वो काम तुम्हारा है दोस्त। तुम्हें किस तरीके से उसको कवर करना है ये तुम्हें देखना है। और देखना क्या है, हर कमेंट सेक्शन में आपका मुझे बताकर जाया करो कि कितने वन शॉट तुम कवर कर चुके हो, कितना तुम्हारा पेंडिंग चल रहा है। एटलीस्ट मुझे पता तो लगे कि यार मेरा बच्चा आपका पढ़ कितना रहा है ना। तो सब अच्छा है। उम्मीद है कि तुम अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से आपका लेकर जा रहे होगे। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड चल रही है तुम्हारी, उसी तरीके से तुम्हारी ट्रेड जो कि तुम्हारे और बोर्ड एग्जाम के बीच में होने वाली है उसको तुम बहुत बखूबी निभाओगे। और मेरा यह मानना है कि इस जंग में जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका शुरू करते हैं इस क्लास के साथ। पर सबसे पहले जैसे हमारा रिचुअल्स है कि एक बिल्कुल प्यारा सा, अच्छा सा, खुशहाली भरा ज्योग्राफी इज लव गाइस कमेंट सेक्शन में मैं आपसे चाहता हूं लिख दीजिए ताकि क्लास को और मनोरंजन बनाया जा सके और बढ़िया से आपका इसको शुरू किया जा सके। सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि आपने पहले ही आपको इस चैप्टर को पढ़ लिया है। कहां पर पढ़ लिया है? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक आप ऑलरेडी इसमें पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको वेरियस एस्पेक्ट के बारे में बताया था। डब्ल्यूटीओ के बारे में जानने को मिला आपको, जीएडबलटी से डब्ल्यूटीओ कैसे कन्वर्जन हुआ, और भी बहुत सारे आपका पोर्ट्स, फिर उसके साथ आपका बाकी चीजें ये देख सकते हैं आप। अब धीरे धीरे कर इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली कैसे बेनिफिशियल है एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। इस बात की में बड़ी गहराई है। बड़ी गहराई क्यों है? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं कल को चाहूं कि एज एन भारत, प्यारा भारत, मैं अकेले आपका ट्रेड कर अकेले में ही आपका खुद से इंपोर्ट, खुद से ही आपका सफिशिएंट बना लूं, तो भाई मैं टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीजों में बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो एज एन भारत मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी और क्या करना चाहिए? मुझे बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया हमारा परिवार है। तो जब हम दुनिया के साथ आपका कनेक्ट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि दूसरे देश से मैं आपका क्या ले सकता हूं, कहां की टेक्नोलॉजी मेरे लिए बेनिफिशियल है, कहां का क्या और एस्पेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है। ये सारी चीजें आपको जो है बेसिकली समझ में आएंगी। और इंटरनेशनल ट्रेड धीरे धीरे कर आपका चेंज होती जा रही है एज सी चेंज इन रीसेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कंपोजिशन एज वेल एज डायरेक्शन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ आपका सी का जो दायरा है वो आपका कम बढ़ता, ऐसा चेंजेस होते रहते हैं उसमें। फिर उसके साथ आपका कहीं पर कोई कंट्री ने आपका कहीं कोई टेरिटरी आपका बना दी या कुछ और चीज बना दी, तो हर साल आपका वॉल्यूम, कंपोजिशन, बेसिकली इसमें चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो सी हो चाहे वो लैंड हो। ऑल्दो इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ट्रेड इज एज लो एज 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तुम सोचो पूरी दुनिया में 100% आपका जो है बेसिकली ट्रेड का वॉल्यूम है और उसमें से 1% आपका टोटल वॉल्यूम का कौन हैंडल कर रहा है? दैट इज भारत। येट इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जिसकी दुनिया को जरूरत है, दैट इज पॉपुलेशन। क्योंकि अगर दुनिया अपनी चीजें हमारे यहां लाकर आपका बेचेगी तभी तो हमें चीजें सीखने को मिलेंगी कि भाई हमारे पास परचेसिंग पैरिटी बहुत अच्छी है, हम परचेसिंग पावर हमारी बहुत अच्छी है। और हमारी परचेसिंग पावर कैसे अच्छी हो सकती है? मैं बाहर से चीजें खरीदूंगा, मेरे पास बाहर से आपका चीजें अगर मान लो एक्सपोर्ट कर भी रही है कोई कंट्री, तो मैं वहां से खरीद रहा हूं चीजें, और अब वो बहुत सारी चीजें आपका मेरे यहां पर आ रही हैं। एडिडास देख लो। अब जैसे एक क्रेज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट सा बताता हूं, हर साल आईफोन आता है, आईफोन 15, आईफोन 16, 17, 18 अपग्रेड करते हैं लोग। अब बाहर की कंपनी यहां पर आ रही है तो कितना ज्यादा परचेसिंग पैरिटी है, हर किसी को आपका नया आईफोन चाहिए। भले ही आपका किस्तों पर ले रहे हैं लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ले तो रहे हैं। तो ये आपका है ना, ये हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बहुत बड़ी आपका क्षमता रखते हैं। क्यों क्षमता रखते हैं? क्योंकि हमारे पास परचेसिंग पैरिटी ज्यादा है। लेट अस एग्जामिन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड थी, अगर आपसे मैं छोटा सा एक आपका बिल्कुल एग्जांपल देकर समझाऊं, 1950 और 51 के अंदर इंडिया की जो एक्सटर्नल ट्रेड थी उसकी वर्थ थी 1214 करोड़, मतलब 1200 करोड़ की आपका जो है। अब 1200 करोड़ मैं ऐसे मुंह बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 1200 करोड़ सर आप तो सर
भैया बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1200 करोड़। और वो भी उस समय जिस टाइम में आपका देश आजाद हुआ था, जहां पर आपका 5 पैसे टका चीजें चलती थी, समझ रहे हो। तो उस समय 1214 करोड़ मतलब 1214 करोड़ आपका जो है बेसिकली हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की वर्थ थी, विच रोज टू, अब ध्यान से देखो भाई आज के समय पर 2016-17 में अगर आप इसी ट्रेड को देखेंगे तो ये कितनी बढ़ गई है, 1 2 3 है ना। उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये देखो 44,29,762 करोड़ 2016-17 में आपका एस्टिमेटेड है। कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ग्रोथ इन 2016-17? अब मान लो अगर तुम आपका इन दोनों का रेशियो दे दूं मैं तुम्हें 1214, ठीक है, उसके अलावा आपका 44,29,762 इंटू 100 है ना। अब तुम इसका परसेंटेज अगर निकालना चाहते हो तो भाई साहब तुम्हें परसेंटेज भी आपका पता लग जाएगा, और परसेंटेज से आपका तुम्हें बहुत सारे, अब ये तो 2016-17 का डेटा है, तुम चाहो सोचो आज आपका कितनी हो गई होगी, क्योंकि 2020 के बाद से जब से कोविड खत्म हुआ है तो हमारे रिलेशन बहुत मैक्सिमाइज हुए हैं, हमारे फॉरेन रिलेशन पे हम आपका जो है बहुत अलग लेवल पर चल रहे हैं। तो मतलब तुम सोचो कि एक्सटर्नल ट्रेड किस लेवल पर आपका जो है एक्सचेंज हो गई होगी। इसके अलावा देयर आर न्यूमरस रीजन फॉर दिस शार्प राइज। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं उस चीज को जरा सुनो ध्यान से, क्या क्या रीजन है। सबसे पहले ट्रेड सच एज मोमेंटम पिक्ड अप बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखो इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पर आपका क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है, और मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, हमारा इतना ज्यादा बिल्डअप हो चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है ना वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है। लिबरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ऐसा बताया जाता है कि जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है ये ज्यादातर आपका बाहर से ट्रेड करने पर और चीजों पर आपका बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो पहले हमारी आपका एक तरीके से मैं क्लोज्ड इकोनॉमी तो नहीं बोलूंगा बट इतना ज्यादा लिबरल नहीं थे, अब उसको और लिबरलाइज कर रहे हैं। आप आइए कंपनी सेटअप कीजिए, अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो भी आपके लिए बहुत सारे कागज नहीं है, सारी चीजें डिजिटल हैं, ऑनलाइन करेंगे आपके लिए, आपको कागज नहीं लेकर घूमने हैं। तो जब आप ऐसी लिबरल पॉलिसी बनाते हैं तो कोई भी आपका बेसिकली बाहर से आया हुआ इन्वेस्टर आराम से आपके इन्वेस्ट करना चाहेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी क्योंकि बाहर से आएंगे लोग। अब अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है साथ साथ, एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सारे सेक्टर आप देखेंगे उसमें डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देगी, मार्केट आपका बहुत ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिफाइड दिखाई देगा। नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड है चेंज्ड ओवर द ईयर। तो ये बात तो आपका बिल्कुल हमको पता ही है कि हमारा जो नेचर है अब धीरे धीरे कर हमारी ट्रेड में चेंज होता हुआ जा रहा है। दो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कंटिन्यूड टू बी हायर देन दैट ऑफ द एक्सपोर्ट। हम खरीद ज्यादा रहे हैं, बाहर ज्यादा कम बेच पा रहे हैं। देखो ऑल्दो दोनों का शेयर बड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े हैं, बट आज भी जो सामान हम आपका बेसिकली खरीदते हैं उसकी कहीं ना कहीं क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास उतने लेवल की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है बट आज भी सामान आपका बाहर भेजने में हमें टाइम लगता है और उतना लेवल का हम आपका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये एक डेटा है जिसमें आपको ये दिखा रखा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपका डेटा है, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखेंगे तो ये ऊपर वाली लाइन आपका जो इंपोर्ट में दिख जाएगी, नीचे वाली लाइन आपको एक्सपोर्ट में दिख जाएगी। ये वैल्यूज इन करोड़ है कि करोड़ को आपका जो आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं, और ये ईयर ऑफ डेटा है, ये तुम्हारी किताब के अंदर दे रखा है, ये गैप है। अब ये एक्चुअली में क्या शो कर रहा है कि तुम्हारे यहां पर आपका गैप देखो आप कि भैया एक्सपोर्ट कितना ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कितना सा हो रहा है और इंपोर्ट आपका जो है कितना ज्यादा आप भर भर कर लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो कि 2013-14 से आपका 2021-22 में ये ऐसे आपका एस्टिमेशन हमको देखने को मिले हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें एक छोटा सा डेटा और दिखा देता हूं। कई बच्चे आपका ये बोलेंगे हमारी किताब में तो ये वाला डेटा नहीं रखा है। नई एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है, बार बार कह रहा हूं नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, रीप्रिंट 2025-26 वाली पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो। अब देखो एक चीज सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अगर 2004 और 2005 को तुम उठाओगे, ठीक है, अगर तुम 2004 और 2005 को उठाओगे तो तुम्हारा एक्सपोर्ट था 3,75,340 करोड़ में आपका बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट है 5,01,065 करोड़। अब देखो अगर तुम्हें इसकी ट्रेड बैलेंस निकालने, ट्रेड बैलेंस में आपका कैसे निकलता है, ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने पड़ेंगे, आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने पड़ेंगे।
अगर आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, तो ये था 3,75,340 माइनस किया आपने 5,01,065 करोड़। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं, अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, ये तो तुम्हें बचपन में ही पढ़ा होगा ना कि जो आपका बाद में होता है अगर उसकी वैल्यू आपका घट रही है तो भाई साहब माइनस का साइन लगेगा। तो माइनस में मेरी वैल्यू आई -1,25,725 करोड़। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेरे यहां पर आपका ट्रेड डेफिसिट है, मेरे यहां पर ट्रेड डेफिसिट है। मैंने बीओटी पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका जो है भाई साहब, जब मेरा इंपोर्ट कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट आपका कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो ट्रेड बैलेंस है वो कैसा दिखाई देगा, माइनस में दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही चाहे तो आप 2021 और 22 को उठा लो, 31,47,021 45,072,775। अब तुम 2021-22 का डेटा देख रहे हो तो और ज्यादा आपका बेसिकली ट्रेड बैलेंस बिगड़ चुका है। पहले कम था, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों की वैल्यू तो लगातार बढ़ रही है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से ट्रेड बैलेंस भी तो आपका चेंज होगा, उसी हिसाब से ट्रेड बैलेंस में भी तो आपका चीजें डिफरेंस आएंगी। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं कमोडिटीज पर। अब कमोडिटीज को देखिएगा, कमोडिटीज अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड प्रोडक्ट्स। अब एलाइड प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2015-16 में आपके पास 12.6% ऑफ शेयर इन एक्सपोर्ट, 2016-17 में आपका 12.3। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, दोनों सालों में थोड़ा सा कम हुआ है, बट 2020-21 में आपका कितना राइज हुआ है, 21-22 में आपका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब इसके बाद अगर आप ओर एंड मिनरल्स पर जा रहे हैं तो ओर एंड मिनरल्स में आपका 1.6, 1.9, 3.2 फिर गिरा है, मतलब यहां से तो आपका बढ़ ही रहा था। ऐसे आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका लगातार बढ़ता ही हुआ गया है, पर फिर भी देखो 72.9, 73.6, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 71.2, उसके बाद आपका 67.8, और अगर आप देखेंगे तो अदर कमोडिटीज 1.1%, 0.5, 2.5, 1.9। तो ये एक तरीके से आपका डेटा हमें दिखा रखा था जिसको हमने कवर करना है। अब जरा चेंजिंग पैटर्न आप देखिए, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। अगर मैं कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट के आपका बारे में बात करता हूं, द कंपोजिशन ऑफ कमोडिटीज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन अंडरगोइंग अ चेंज ओवर द ईयर। धीरे धीरे कर आपका चेंजेस आ रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी उसी तरीके से। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट हैज डिक्लाइन। सर ये बात आप कैसे कह रहे हैं, यहां देखो ना, ये आपका पहले 12.6, 12.3, 14.3, 11.9, मतलब उसका जो शेयर है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। वेयर एज शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट एंड अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज। तो इसका मतलब है कल को अगर तुमसे आपका ऐसा चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पूछा जाए तो तुम सबसे पहले बताओगे कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर क्या हुआ है, डिक्लाइन, पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट वाले आपका रीजन में क्या हुआ है, इंक्रीज। द शेयर ऑफ ओर मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड हैव लार्जली रिमेन्ड कांस्टेंट। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे जाओगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग चेंज, मतलब डिक्लाइन तो अगर तुम यहां पे कहोगे तो डिक्लाइन तो हुआ है बट कांस्टेंट चल रहा है वो लगातार। ओवर द ईयर 2009-10, 2010-11, 2015-16, 16-17, the decline in traditional item is largely due to tough international competition। अब देखो होता क्या है, हमारे जो हम चीजें बना रहे हैं, जैसे मान लो सेब मेरे पास भी हैं, सेब आपका यूरोप में भी होते होंगे, तो हमें कंपटीशन तो आपका मिलता है, टफ कंपटीशन मिलता है। अगर मैं आपका यहां पर आपका खजूर देख रहा हूं तो कहीं और भी खजूर उगती होंगी, तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में किसकी क्वालिटी आपका अच्छी है, कौन ज्यादा आपका जो है बेसिकली क्वालिटी वाइज अच्छा कर पा रहा है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और इन्हीं चीजों की वजह से आपका चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। तो ये इंटरनेशनल कंपटीशन में जो आपका बेसिकली हमें कॉम्पीट करना पड़ता है, उसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम है, ठीक है, उनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिलता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अमंग्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा आपका जो है हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, तो उसमें तो आपका कॉम्पिटिशन हमें झेलना ही पड़ता है। देयर इज अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स सच एज कॉफी, कैशियो एटसेट्रा। तो इनमें भी क्या हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है। दो एन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स। याद रखना, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स में आपका इंक्रीज हुआ है। फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट एंड शुगर, इनमें भी आपका क्या देखने को मिला है, इनमें भी आपको बेसिकली राइज देखने को मिला है। ठीक है, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकर्ड फॉर 73.6% ऑफ इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि 2016 और 17 में देखी गई है।
इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर वो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका 73.6% आपका राइज हुआ है, इंडिया की टोटल वैल्यू है एक्सपोर्ट की। ठीक है, और इंजीनियरिंग गुड्स में आपका क्या देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्री, अब ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपका एशियन वाली कंट्रीज को भी आपका ऐड कर लीजिएगा। कंट्रीज आर मोर मेजर कॉम्पिटिटर्स, जेम्स आते हैं वहां से, ज्वेलरी, कंट्रीब्यूटर, ये सब मतलब आपका जो है हमारे यहां से तो जाते जाते हैं, बट ये भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं। ये आपका लगातार वहां से आपका कुछ ना कुछ भेजते जाते हैं, ये वहां से आपका लगातार भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्पिटिशन हमको देखना पड़ता है। इसके अलावा इंडिया हैव फेस्ड सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s। सब जानते हैं इस बात को कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के तुरंत बाद क्या हुआ कि हमने आपका ये देखा कि भाई एग्रीकल्चर के नाम पर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत थी, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमें आपका ये समझ में नहीं आता था कि किस लेवल का क्या हम उगाएंगे, कैसे आपका चीजों को करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या था, परेशानी थी। तो हमारे पास फूड की शॉर्टेज होने लग गई, और फूड की शॉर्टेज के बाद ही जब हमने आपका मदद मांगी कंट्रीज से, जैसे हम अमेरिका से मदद मांगने गए थे, तो उस समय उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई साहब हमारे पास तो मदद है ही नहीं। अच्छा, हमारे पास मदद नहीं है तो इस बात का ये मतलब है कि इंडिया आपका कुछ नहीं करेगा। क्या कहता था अमेरिका, अरे अमेरिका कुछ कह ही नहीं पा रहा है आजकल। अमेरिका इसलिए नहीं कह पा रहा है क्योंकि भाई साहब भारत में आपका ऐसा एम स्वामीनाथन जैसे आपका दिग्गज आज भी हैं, और एम स्वामीनाथन जैसे दिग्गजों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को आपका इंप्लीमेंट किया, और उसी ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका क्या हुआ, यहां पर पूरी बाढ़ आ गई और इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। अमेरिका तो छोड़ो, बाकी देशों को भी अगर संकट में थे ना, जब कहां पर संकट में थे, कोविड के टाइम पर, तो हमने दिया है, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, है ना। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट एट द टाइम वाज फूड ग्रेन। उस समय कैपिटल गुड्स, मशीनरीज होती थी, इक्विपमेंट्स। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा है, मैंने बताया आपको, वाज एडवर्स एज इंपोर्ट वर मोर एंड देन एक्सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट। हमने सारे एफर्ट मार रही है अपने, उसके बावजूद भी इंपोर्ट आपका ज्यादा करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट आपका कम हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन आप 1970s तक जब हमने आपका देखा ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह चलाया, फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने कहा अब तो नहीं लेंगे तुमसे, अब तो भाई साहब सफिशिएंट है, कोई टेंशन ही नहीं है। और एनर्जी क्राइसिस 1973 में हुए, उसमें क्या हुआ, जैसे ही एनर्जी क्राइसिस हुए ना, तो पेट्रोलियम बाहर से आता है और पेट्रोलियम के प्राइसेस आपका महंगे, तो उसके चक्कर में जो प्राइस ऑफ पेट्रोलियम है और इंपोर्ट बजट था वो आपका क्या हो गया, उसमें आपका दिक्कतें होने लग गई, वो उसमें आपका जो बढ़त देखने को मिली। फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइजर्स। तुम्हें पता है कि हमने HYB सीड्स को आपका बहुत बढ़ावा दिया। अब HYB सीड्स को आपका बढ़ाना है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को बढ़ाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, और फर्टिलाइजर डालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर आप तो नहीं करके आ सकते हैं, आपको खरीदना पड़ रहा था। तो पेट्रोलियम, मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल एंड केमिकल लार्जली मेक द इंपोर्ट बास्केट, ये सब बाहर से आ रहा है दोस्तों। एग्जामिन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंपोर्ट, अब ये 8.4 में आपका दे रखा है, इसको हम आपका समझेंगे, है ना, ध्यान से देखिए आपका बेसिकली इसको। अब ये एक्सपोर्ट और सम प्रिंसिपल कमोडिटीज, अब जब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज की बात कर रहा हूं तो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड प्रोडक्ट्स में 3,75,742, ठीक है, ये करोड़ में है। ठीक है, अगर तुम ओर्स एंड मिनरल्स को देखोगे, ओर्स एंड मिनरल्स 63, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड 21,32,296, और मिनरल्स, फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स 5,15,310, तो ये करोड़ में आपको देखेंगे। अब ये कमोडिटीज आप देख रहे हैं तो आपको अलग अलग चीजों में आपका देख रहे हैं कि चेंजेस हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है सर। इसके अलावा ये टेबल क्या शो कर रही है, ये टेबल ये शो कर रही है कि देयर इज अ स्टीप राइज इन द इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको बेसिकली राइज देखने को मिलेगा। अभी आपका दिखाऊंगा, अभी मैं और टेबल भी आपको दिखाऊंगा, यहां देखिए आप, ठीक है, फूड अलाइड सेक्टर, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपका जो यहां पर देखेंगे, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहां पर पहले इतना, फिर और बढ़ा, फिर और कम हुआ, फिर देखो 31.6, सीधे आप राइस देखिए साहब, ठीक है। इसके अलावा फूड एंड एलाइड सेक्टर प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, कम भी हुए हैं 2021 और 22 में, ठीक है। फर्टिलाइजर्स पर जाएंगे तो ये बेसिकली 2.1, 1.3 डिक्लाइन हुए, फिर बढ़ गए शार्पली। पेपर बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यूज प्रिंट 0.8, 0.9 कांस्टेंट है लगभग। कैपिटल गुड्स पर जाएंगे 13, 13.6, 12.7 डिक्लाइन की तरफ है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, बाकी आपको दिख रहा है कि कम भी हुए हैं, बड़े हैं, फिर उसके बाद कम हो गए, ठीक है।
तो अगर मैं इस टेबल से आपका जो है कुछ कंटेक्स्ट निकालने की कोशिश करूं तो आपको क्या समझ में आएगा, देयर इज अ स्टीप राइज इन द इंपोर्ट। अब इससे अभी तक मैंने जितनी भी बातें बढ़ाई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने यही बताया कि जो इंपोर्ट है, हमारे इंपोर्ट आपका क्या हो रहे हैं, सडनली आपका राइज हो रहे हैं, ठीक है। और जब इंपोर्ट राइज कर रहे हैं ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इट इज यूज नॉट ओनली एज अ फ्यूल बट ऑल्सो एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। और तुम्हें पता है कि अगर देश में मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, अगर मुझे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना है, और मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर देश की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल में मुझे क्या क्या चाहिए होता है, पेट्रोलियम चाहिए होता है, पेट्रोलियम के अलावा आपका जो है कोयला चाहिए होता है, और ये सारी चीजें ही मिलकर मेरी आपका फैक्ट्रीज को बढ़िया करती हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रॉ मटेरियल है, इट इंडिकेट्स द टेम्पो ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और अगर लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, आपको एकदम से चीजें आपका आप समझ में आने लग गई हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, क्योंकि भैया लोग पैसा खर्च करेंगे ना, लोग अब अपने आपके बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाएंगे, खुद भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, एडिडास के शूज पहनेंगे, अभी तक चप्पलों में घूमते थे, अब कार लेंगे, मोटरसाइकिल लेगा, कोई बुलेट लेगा, तो भाई यही आपका चल रहा है, ठीक है। स्पॉर्डिक राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट इज अनदर रीजन फॉर द सेम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस भी आपका जो है बढ़ते जा रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स मेंटेन्ड अ स्टडी इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटल इंडस्ट्रियल। अब इनमें भी आपका जो है चेंजेस हुए। एंड डोमेस्टिक सेक्टर, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स एंड मशीन टूल्स वर द मेन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ फूड and allied products decline with a fall in imports of edible oils। अब edible oils में आपका क्या हुआ, edible oils में आप देखेंगे, आप ध्यान से देखो इस बात को, तो यहां पर हमारे पास allied products जो हैं वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं। मेजर आइटम ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इंक्लूड, एक तो पर्ल्स के अलावा सेमी प्रीशियस स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के आपका जो है बेसिकली एक्सपोर्ट में देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप भाई साहब इंपोर्ट बाहर से जो मंगा रहे हैं वो नहीं, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं आप उस पर आप बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सेमी प्रीशियस, पर्ल्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटलिक फेरस, है ना, एंड ओर्स एंड मेटल स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल। अच्छा, फेरस मेटल और नॉन फेरस में तो तुम्हें अंतर पता होगा ना, आयरन जिसमें इस्तेमाल होता है, नॉन फेरस में इस्तेमाल नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिटेल ऑफ इंडियन इंपोर्ट ऑफ सेम प्रिंसिपल कमोडिटीज ड्यूरिंग 2016-17 हैज बीन गिवन इन द टेबल। तो ये मैंने तुम्हें टेबल से भी आपका समझाया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज, ये इंपोर्ट की आपका चीजें हैं, जरा एक बार देखना चाहो तो इसको आपका जो है नजर मारो। देखो हम इंपोर्ट में आपको किन किन चीजों को तजब्बो दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ये बूस्ट देता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका वेटेज देखिए एक बार जरा, फिर उसके बाद एडिबल ऑयल्स पे आ गए, एडिबल ऑयल्स का वेटेज देखिए, फिर पल्प और वेस्ट पेपर, फिर उसके बाद नॉन फेरस मेटल, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कर आयरन और स्टील पर आपका हम चले गए, फिर पेट्रोलियम, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स। कितना बड़ा हुआ है जरा एक बार ध्यान से देखो, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हमें राइस देखने को मिल रहा है। फिर पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस बड़े हुए हैं लगभग। केमिकल प्रोडक्ट्स आप देखो जरा एक बार नजर मारो कितनी आपका ज्यादा बड़े हुए। तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आता है 2022 और 23 में, उससे हमने ये डेटा उठाया, और जरा आप एक बार कमोडिटीज देखेंगे तो उसका प्राइस हाइक देखिए आप तो सरकार, ठीक है। आप देख रहे हैं कि किस लेवल की आपका चीजें हमें चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। बट अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ट्रेड की, तो सर इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द कंट्री एंड मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ट्रेडिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था एक ट्रेड ब्लॉक्स आपका बनाए जाते हैं, है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। अब ट्रेड ब्लॉक्स में आपका कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो एशियन कंट्रीज हैं, अब इसमें 11 कंट्रीज हो गई हैं टोटल, तो 11 कंट्री ने मिलकर आपका जो है बेसिकली एशियन बना दिया। ऐसे ही आपका जो है क्वाड का एक ग्रुप मान लो, फिर ऐसे ही ईयू मान लो, ये सब क्या है, ये सब एक आपका जो है ट्रेड ब्लॉक की तरह काम करते हैं। तो हमारे ज्यादातर जो आपका ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं पूरे वर्ल्ड के साथ ही हम ट्रेड करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे WTO हो, चाहे SCO, हम सब में जा रहे हैं भाई सब, ठीक है।
रीजन वाइज एंड सब रीजन वाइज ट्रेड ड्यूरिंग पीरियड 2016 एंड 17 हैज बीन गिवन इन द टेबल। आप अगर इस टेबल को आपका ध्यान से देखेंगे, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यूरोप के साथ हमारी ट्रेड देखिए 4,03,972, 4,03,972। 2021 और 22 में यह आपका इंक्रीज हो गई है 6,40,577। अफ्रीका के साथ देखिए 1,93,327, बड़ी है, यहां पर भी बड़ी है। बट सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? एशिया और एशियन कंट्रीज। अगर एशिया और एशियन कंट्रीज को देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रेडिंग फैक्टर आपका इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोप में नहीं हो रहे हैं या नॉर्थ अमेरिका के साथ आपका ट्रेड हमारे कहीं घट गए हैं। 1,95,332 से 3,78,041 पर आपका हम चले गए हैं। तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि मतलब अच्छे खासे ट्रेड तुम कर रहे हो नॉर्थ अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी तुम्हारी ट्रेड अच्छी हुई है, इंक्रीज ही है। बट सबसे ज्यादा आपका राइज कहां पर है? एशिया एंड एशियन कंट्रीज में। कल को इसे मैपिंग को देकर भी तुमसे ये आइडेंटिफाई करवा सकता है, या तो इससे आपका जो है बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका इस्तेमाल कर लेगा कि किसकी ट्रेड ज्यादा है, किसके साथ ट्रेड में आपका इंडिया का कौन कौन सी, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसके साथ सबसे ज्यादा है, किसके साथ सबसे कम है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आपका इससे क्वेश्चन आपका उठाकर पूछ सकता है। इंडिया का जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को आपका डबल करना चाहते हैं, है ना। और ट्रेड ऐसा नहीं है कि मतलब डबल करने के लिए आपका कोई भाई साहब ऐसा है कि 21वीं सेंचुरी में आपका करेंगे जब तक आपका भाई साहब सब बूढ़े हो जाएंगे, सब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगले 5 साल का टारगेट है, 5 साल में हम आपका इसको क्या करेंगे? डबल करेंगे। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एडॉप्टिंग सुटेबल मेजर सच एज, क्या क्या हुआ? इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। अब इंपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं? हम लिबरल बन रहे हैं कि भाई साहब आओ हमारे यहाँ कंपनियां लगाओ, हमारे यहाँ हम आपको छूट देंगे, टैक्सेस फ्री करेंगे, आपके ऊपर टैरिफ कम लगाएंगे। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज जो आपके ऊपर हम लगाते हैं एक्स्ट्रा आपका टैक्स टाइप, वो हम आपका क्या करेंगे? कम करेंगे। डी लाइसेंसिंग एंड चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स। अब भाई साहब आपको अगर हमारे यहाँ पर आकर आपका कोई पेटेंट करवाना है, कोई आपका प्रोडक्ट है, तो आप उसको पेटेंट भी करवाइए और हम डी लाइसेंसिंग करेंगे। भाई साहब आपको लाइसेंस राज में नहीं जीना है कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपका काम होगा, फिर आप ये करेंगे। नहीं 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 बाबू, अब आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको यूं करना है, यूं 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 आपको अप्रूवल मिलेगा सर। तो ये सारी चीजें आपका जो यहां पर देखने को मिल रही है। इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 साइड, और वो 3 साइड आपका जो है किससे कनेक्टेड है? सी से, 1, 2 और 3। तो तीनों साइड से हम किससे घिरे हुए हैं? पानी से घिरे हुए हैं। इसके लिए अब हमारी कोस्ट लाइन आप देखेंगे तो 7,517 किलोमीटर की आपका हमारी कोस्ट लाइन है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने का क्या फायदा है? क्या फायदा है अगर हम ट्रेड ही अच्छा ना कर पाए? तो 3 साइड एंड इज बिस्टोर्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है। वाटर प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड देयर इज नो टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंस आ जाएगा तो फिर आपका भाई साहब वहां पे शिप तो नहीं चल पाएंगे। पर अगर टर्बुलेंस नहीं है, सब कुछ सही है, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर आप चीप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड। तो इस बात को आप समझने के लिए इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फेयरिंग। कब से हम करते हुए आ रहे हैं, हमारे मछुआरे और भी समय पर। डेवलप्ड मेनी पोर्ट्स विद द प्लेस नेम सफिक्स्ड with the pattern meaning port, and interesting facts about port in India is that its west coast has more ports than the east coast। अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो यहां पर कंपैरेटिवली आपको पोर्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे रादर देन दी आपके ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। अब इसका कोई स्पेसिफिकली ऐसे रीजन मतलब निकालने लग जाना कि क्यों है, ऐसा क्या है ना। बस हमारे आपका जो है हमें ये याद रखना है कि अगर तुमसे कल को पूछ ले कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में से ज्यादा पोर्ट्स कहां पर है, तो पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कोस्ट पर हमारे पास आपका पोर्ट ज्यादा है। टफ पोर्ट, दो द पोर्ट हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, द इमर्जेंस ऑफ पोर्ट्स, है ना, दो द इमर्जेंस ऑफ पोर्ट्स एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकेम इंपॉर्टेंट आफ्टर कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स। अब यूरोपियन ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? यूरोपियन ट्रेडर्स का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आपका किसको देखते हैं, अगर आप वास्को डी गामा को देखते हैं, ठीक है। तो जब वास्को डी गामा साहब आए थे और बाकी आपका ट्रेडर्स आए थे, तो वास्को डी गामा ट्रेडर्स वगैरह के टाइम पर यूरोपियन ट्रेड्स आपका क्या होने लग गई थी? ज्यादा तेजी से आपका बढ़ने लग गई थी। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड आप देखेंगे तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने आपका क्या किया,
इंटरनेशनल ट्रेड को आपका बहुत ज्यादा सफिशिएंट बना दिया, और इतना ज्यादा सफिशिएंट बना दिया कि वो समय के साथ आपका इंपॉर्टेंट बन गई। अब चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप स्पाइसेस को ले लीजिए, चाहे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज को ले लीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हुई जा रही है आफ्टर कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स। कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री हुआ, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आपका कॉलोनीज बनानी शुरू की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, अगर आप गोवा वाले पार्ट्स पर आप देखेंगे तो गोवा वाले पार्ट्स पर भी आपका जो है पोर्टुगीज रहे हैं। पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। तो ट्रेडर्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री बाय ब्रिटिशर्स, दिस लेड टू द वेरिएशन इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ पोर्ट्स। अब देखो हमने आपका क्या किया, क्योंकि बाहर से आपका ट्रेडर्स आ रहे हैं तो हमें कम से कम पोर्ट्स इस लेवल के तो चाहिए कि वहां से आपका जो है बेसिकली मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो सके। अगर हम मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके पोर्ट्स का होने का क्या फायदा। तो अगर तुम्हें मैं बताऊं तो उस समय हमारे पास जो पोर्ट ऑफ कराची है, ये पोर्ट ऑफ कराची होया करता था हमारे पास। ऑल्दो इसको हमने आपका क्या कर दिया, इसको हमने आजादी के बाद कह दिया ले लो बेटे, लो बेटा लो। उसी के बाद हमें आपका क्या बनाना पड़ा, उसी के बाद हमें कांडला पोर्ट बनाना पड़ा। और कांडला पोर्ट जब हमने बनाया तो गुजरात का कांडला पोर्ट तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो फिर अच्छा एक और चीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा, कांडला पोर्ट का आपका नेम चेंज किया गया है, क्या नाम चेंज किया गया है, मुझे आपका ये जानना है ना। क्या इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहते हैं, क्या इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं, क्या नाम रखा है बताना, है ना। There are some ports which have very vast area of influence and some have limited area of influence. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपका बेसिकली बात करूं बड़े बड़े पोर्ट्स की, जैसे कांडला हो गया, जेएनपीटी हो गया, मुंबई पोर्ट हो गए, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है सर। और अगर आप बात करेंगे आपका वाइजैक की, विशाखापट्टनम की, इनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। और फिर छोटे छोटे पोर्ट्स आते हैं, उनका इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा, है ना। इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 माइनर पोर्ट्स हैं। ऑफ द इंटरमीडिएट पोर्ट, इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द पॉलिसी एंड प्लेज रेगुलेटरी फंक्शन। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि मुझे किसी पोर्ट की आपका कुछ पॉलिसीज को चेंज करना है, मुझे ये देखना है कि वहां पर कौन सी आपका चीजों में ट्रेड होगी, कौन सी चीजों में आपका ट्रेड नहीं होगी, वहां पर आपका क्या चीजें आपका जा सकती हैं, क्या चीजें नहीं जा सकती हैं, तो भाई साहब जो 12 मेजर पोर्ट्स आपका मैंने तुम्हें दिखाए हैं, इन 12 मेजर पोर्ट्स की आपका सारी चीजें डिसाइड करने का काम करती है भारत सरकार। विच मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन 12 मेजर एयरपोर्ट में किसी भी तरीके से आपका कोई पॉलिसी लेकर आ सकती है, उसको चेंजेस कर सकती है, और ये सारे काम आपका यहां पर होते रहेंगे। The minor ports are those where policy and function are regulated by the state government, क्योंकि फिर भाई उनमें छोटा मोटा है, उसमें आपका जो देखते रहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट आपका अपने आप देख लेती है कि कोई भी अगर पॉलिसी लेकर आनी है, उसमें कोई आपका सामान आना है, क्या आना है, वो हमारा आपका कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। द मेजर पोर्ट हैंडल्स लार्ज शेयर ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि भाई अगर मेजर पोर्ट कह ही क्यों रहे हैं उनको, अगर भाई बाहर से सामान आ रहा है तो तुम्हारे पास वॉल्यूम होना चाहिए, तुम्हारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास हैंडलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, सब होगा तभी तो जाकर आपका तुम्हारे जो पोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, बड़े दिखाई देंगे, तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल आपका ज्यादा हो पाएगा। अब अगर देखेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द हिंटरलैंड्स। भाई साहब अगर आप देखेंगे तो जो हमारे भाई साहब जो बहुत छोटे छोटे आपका ऐसे छुपे हुए इलाके हैं जहां से आपका सामान ढोया जा सकता था, जहां से चीजें ली जा सकती थी, उनमें क्या हुआ, उनसे आपका सामान निकाल निकाल कर पोर्ट्स पर लाया गया, पोर्ट से फिर आपका जो है क्या किया गया, बाहर भेजा गया। तो ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, इसको इस्तेमाल किया गया। एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज टूवर्ड्स द इंटीरियर फैसिलिटेटेड द लिंकिंग ऑफ लोकल मार्केट टू द रीजनल मार्केट। अब अंग्रेजों के पास दिमाग तो था भाई, ये बात में तो आपकी कोई दो राय नहीं है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि अंग्रेजों के पास दिमाग तो है। क्यों दिमाग है, उन्होंने सिर्फ पोर्ट डेवलप नहीं किया, उनको पता था कि अगर पोर्ट करेंगे फिर आपका इनकी ट्रांसपोर्टेशन खराब है, कहां से आपका जो इतना सारा सामान लेकर जाऊंगा मैं, यहां से आपका ट्रक लेकर जाऊंगा, यहाँ कोई पुष्पा थोड़ी चल रही है कि भाई साहब रातों रात आपका नदी में से ट्रक ले जा रहे हैं और भाई साहब चंदन की लकड़ियां पहुंचा दी श्रीलंका रातों रात, है ना, वो वाला हिसाब नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1950s के टाइम से पहले कैसी थी, बैलगाड़ी में जाते थे तो इतना सामान कैसे लेके जाओगे। तो उस बात को समझने के लिए अंग्रेजों के दिमाग में आइडिया आया कि अब रेलवे भी बनानी चाहिए, क्योंकि रेलवे बनाएंगे तो उसकी लिंकिंग होगी किसके साथ, पोर्ट के साथ, और जब पोर्ट के साथ लिंक हो जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सड़क का मजला नहीं है, सड़क बनानी नहीं पड़ेगी, इसमें पैसा डालना नहीं पड़ेगा, रेलवे बनाओ, कोयला हमारे पास है ही, कोयला कहां हमारे पास, मतलब इंडिया के पास है ही, दबा के यूज करो, एनवायरमेंट हो बेकार तो हो, हमें क्या करना है, हमारे पास तो पैसा आ रहा है, दबा के आपका उसका इस्तेमाल किया, लिंकिंग की पोर्ट के साथ, और पोर्ट से आपका सामान लेकर सीधे भाई साहब आपका लंदन। ठीक है,
फिर क्या हुआ, रीजनल मार्केट टू नेशनल मार्केट, और फिर नेशनल मार्केट से आपका जो है डायरेक्टली हम कहां पहुंच गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। ट्रेंड कंटिन्यू टिल 1947, क्योंकि उसके बाद तो आपका बापू की लाठी थोड़ी ज्यादा तेज पड़ी, क्योंकि 1947 के बाद तो फिर ये समझ में आ गया था कि बेटा अब तो देश छोड़ना पड़ेगा, अब तो चक्की का आटा आपका खाना पड़ेगा, पोसंपा भाई पोसंपा वाला हिसाब है ना। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट कंट्रीज इंडिपेंडेंस विल रिवर्स द प्रोसेस, बट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री स्नैच्ड अवे टू वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, और उस दोनों पोर्ट में आपका एक इंपॉर्टेंट आता है, एक आता है कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान के पास चला गया, और दूसरा आता है चिटगांव, ये भी पाकिस्तान के पास गया था, बट आज के समय पर आपका ये बांग्लादेश के पास है, और बांग्लादेश आपका इसका इस्तेमाल करता है, पर उस समय आपका ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो कि आज के समय पर बांग्लादेश है। टू कंपनसेट द लॉसेस मेनी न्यू पोर्ट्स लाइक कांडला, जो कि हमने आपका बनाया कहां पर, गुजरात में, वेस्ट एंड द डायमंड हार्बर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, डायमंड हार्बर कहा जाता है जहां पर आपका ये लोकेशन है, कलकत्ता में आपका बनाया गया है, जो कि हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है, इनको बनाया गया। अब हमें दोनों तरफ से आपका ट्रेड को कंटिन्यू करना था, तो हमने क्या किया, एक तरफ आपका कलकत्ता पोर्ट बना दिया, कलकत्ता से आपका जो है बेसिकली यहां से आपका ट्रेड करेंगे, और वेस्ट में हमने आपका कांडला तैयार कर दिया, कांडला तैयार किया तो हमने आपका यहां से भी ट्रेडिंग शुरू कर दी कि लेके जाओ फकीरो, तुमको 2 पोर्ट आपका दिए, दान में दिए, लेके जाओ लेके जाओ, पर अब देखो तुम आपका पोर्ट का सिलसिला कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी आपका कहानी शुरू हुई। डिस्पाइट द मेजर सेटबैक, इंडियन पोर्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर द इंडिपेंडेंस। टुडे इंडियन पोर्ट्स आर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड, मतलब सिर्फ हम आपका अपना खुद का सामान आपका संभाल नहीं रहे हैं, बाहर वालों का भी संभाल रहे हैं, आने दो आने दो आने दो, जितना सामान आ रहा है ना, उठा के भी आपका गायब भी कर देना है, सब काम हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास आपका शिप्स को रखने के लिए बहुत बड़े बड़े आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। प्रीवियसली द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब धीरे धीरे कर तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि पहले के टाइम पर आपका ज्यादातर लोड कौन लेता था, पहले के टाइम पर आपका ज्यादातर लोड लेती थी गवर्नमेंट, कि जो हमारे पोर्ट्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन भी करनी है, उनको आपका जो है उनका सामान भी देखना है, उनको और बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बड़ी एजेंसी, अब पहले तो हमारी गवर्नमेंट लेती थी, वो परेशानी रहती थी क्या क्या करें, ये करें ये करें, ये कर लें वो कर लें। अब हमने सोचा, दिमाग अड़ाया कि भाई साहब ये प्राइवेट वाले आपका जो है काम अच्छा तो करते हैं, अब अगर ये काम अच्छा करते हैं तो इनसे काम निकालना सीखो। हमने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या किया, 50 साल के लिए लीज पे लो, इसका डेवलपमेंट करो और डेवलपमेंट करो, इसको बढ़ाओ, पैसा कमाओ इससे खूब सारा, 50 साल के बाद हमें दे देना वापस, फिर हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो ये सारी आपका जो चीजें की गई वो फिर आपका धीरे धीरे कर गवर्नमेंट एजेंसी से अब आपका प्राइवेट एजेंसी को भी दी जा रही है। बट कंसिडरिंग द इंक्रीज इन फंक्शन एंड नीड टू ब्रिंग दिस पोर्ट एज पर द इंटरनेशनल पोर्ट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे कर आपका बेसिकली प्राइवेट बॉडीज को भी बुलाया और कहा कि आपकी जरूरत पड़ेगी सर, आपको, आप हमारे हिस्सा हैं, हम आपका ये नहीं मानते हैं कि सरकारी बाबू अलग है और आपका जो है प्राइवेट बॉडी अलग है, नहीं 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 नहीं, सरकारी बाबू और आप दोनों एक जैसे हैं सर, आप तो डेवलपमेंट कीजिए, देखेंगे हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से देश की तरक्की आपका करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन्स ऑफ द कार्गो हैंडलिंग, जो कि 1951 में हुआ करती थी, आज के समय पर 2016, तो आपका मैं अभी तो 2016 मतलब अभी भी 9 साल पीछे की बात कर रहा हूं, 837 मिलियन है, आज तो और पार निकल गई होगी। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करता हूं तो इसको जरा थोड़ा सा ठीक है, किसके हिसाब से पढ़िएगा, मैपिंग के हिसाब से पढ़िएगा। सबसे पहला जो पोर्ट है जिसकी मैंने बात की है, जो कि गुजरात में आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कांडला पोर्ट। ठीक है सर, और कांडला पोर्ट जो कि आपका कहां पर सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ, एक तरफ हमारा गल्फ ऑफ खंबाट है, कैम्बे है, तो ये कौन सी साइड है, ये गल्फ ऑफ कच्छ वाली साइड आपका सिचुएटेड है। has been developed as major port to cater the need of western and northwestern part of the country। तो अगर मुझे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यहां से आपका किसी को आते हुए देखना है तो इधर ट्रेड करनी है, किधर, पूरा आपका जो है बेसिकली सेंट्रल एशिया वाली साइड, तो वहां पे भी आपका कांडला पोर्ट काम आ जाएगा। इधर से आपका यूरोप जाना है तो भी काम आ जाएगा, अफ्रीका जाना है तो भी काम आ जाएगा। तो ये वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की आपका जो है नीड्स को पूरा कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास आपका बेसिकली महाराष्ट्र में एक पोर्ट और था, मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट में आपका जो है बेसिकली बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ना रहे, बहुत ज्यादा परेशानियां ना रहे, बहुत ज्यादा हमको आपका जो है बर्डन इस पे ना डालना पड़े, उसके लिए भी आपका कांडला पोर्ट का इस्तेमाल किया गया। एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ मुंबई पोर्ट, द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम
एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है गुजरात हाई और मुंबई हाई, यहां दोनों जगह आपका क्या है मिल सकता है, पेट्रोलियम की कोई मात्रा की आपका सीमा नहीं है और दवा के आपका जो है पेट्रोलियम हमको मिल रहा है। ठीक है, अब दवा के आपका पेट्रोलियम आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पेट्रोलियम दवा के आपका जो है आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफशोर टर्मिनल एट वेडिनार, ठीक है, हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट कांडला पोर्ट। अब धीरे धीरे कर हमने आपका एक वेडिनार में क्या बना दिया, एक पोर्ट आपका जो है छोटा मोटा डेवलप किया, जिससे कांडला पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए। Demarcation of the boundary of hinterland would be difficult as it is not fixed over the space. In most of the cases, hinterland of one port may overlap with that of the other. ठीक है, दूसरा पोर्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, मेजर पोर्ट की आप जो है अगर बात करेंगे तो दूसरे पोर्ट में हम चल रहे हैं मुंबई पोर्ट के बारे में। कहां पर चल रहे हैं, मुंबई पोर्ट पर आ गए हैं। मुंबई पोर्ट अगर आपसे बात करूं तो ये एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर जब मैं बात करता हूं तो ये एक्सेसिबिलिटी आपका नेचुरली मतलब आपका हमारे समुद्र के द्वारा कट करके आपका बनाई गई है और इसने मतलब आप देखेंगे इट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द जनरल रूट्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट। यहां से आप मिडिल ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, पूरा मिडिल ईस्ट एक्सेस है। मेडिटेरेनियन कंट्रीज, अब मेडिटेरेनियन कंट्रीज कहां पर हैं अगर देखोगे तो अगर मान लो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहां पर एक कंट्री आती है इजिप्ट। इजिप्ट के ऊपर वाला जो इलाका है यहां पर एक सी मिलेगी तुम्हें देखने के लिए जिसको अपन कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, और इसके बराबर में से आपका एक सी जाती है जिसको अपन कहते हैं रेड सी, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आपको पूरा यूरोप दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा सर, तभी आपको इसके आसपास की कंट्रीज कौन सी है, मेडिटेरेनियन कंट्रीज। अब जैसे नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, वेयर द मेजर शेयर ऑफ कंट्रीज ओवरसीज ट्रेड इज कैरिड आउट। द पोर्ट इज 20 किलोमीटर लॉन्ग लंबाई में एंड 6 से 10 किलोमीटर आपका जो है बेसिकली क्या है चौड़ा, विद 54 berth and has the country's largest oil terminal. MP, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी and part of राजस्थान constitute the main hinterland of मुंबई पोर्ट। मतलब ज्यादातर आपका जो है बेसिकली अगर सामान आप देखेंगे तो वो सामान आपका इन सारी जगह से आपका हिंटरलैंड से उठकर कहां जा रहा है, मुंबई पोर्ट्स पर पहुंच रहा है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो ठीक है, अब सुनो, अब जो तीसरा पोर्ट है उसको कहते हैं जेएनपीटी। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको नवा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई पोर्ट को, जो मुंबई पोर्ट है ना, इस मुंबई पोर्ट की बहुत ज्यादा आपका जो है बेसिकली भार पड़ रहा था, उसको हटाने के लिए ही हमने जेएनपीटी बनाया, और जेएनपीटी को आपका एक और नाम से जाना जाता है नवा शेवा पोर्ट। ठीक है, आज के समय सबसे ज्यादा अगर एडवांस्ड मतलब टेक्नोलॉजी है तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास मिल जाएगी। सैटेलाइट पोर्ट है, सैटेलाइट से आपका जो है बेसिकली इस पे सारी नजरें वगैरह रखी जाती हैं टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। कंटेनर पोर्ट का क्या मतलब है, बड़े बड़े कंटेनर्स देखे होंगे तुमने ऐसे वाले। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका कंटेनर कैपेसिटी किसके पास है, यहां पर आपका मिल जाएगी। अब आते हैं मुरमेगांव पोर्ट पर। मरमेगांव पोर्ट आपका देखेंगे तो ये गोवा में आपको मिलता है। मरमेगांव पोर्ट कहां पर मिलता है, गोवा के अंदर। अब ये जो बना हुआ है मरमेगांव पोर्ट, ये किसके ऊपर बना हुआ है, तो ये एक नदी के ऊपर बना हुआ है जिसको जुआरी नदी भी कहते हैं या फिर जुआरी एस्चुरी भी कहा जाता है। एस्चुरी क्या होती है पता होगा तुमको, नहीं पता तो समझ लो। एस्चुरी वो होती है जगह जहां पर नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी दोनों आकर मिलते हैं, वहां पर एस्चुरीज का निर्माण किया जाता है। तो गोवा के पास जो आपका हमारा मुरमेगांव पोर्ट है, ये मुरमेगांव पोर्ट किसके ऊपर बना हुआ है, जुआरी एस्चुरी के ऊपर आपका बना हुआ है। इट इज अ नेचुरल हार्बर इन गोवा। इट गेन्ड सिग्निफिकेंट आफ्टर इट्स मॉडलिंग, जो कि 1961 में था, टू हैंडल आयरन ओर एक्सपोर्ट टू जापान। यहां से आपका कहां पर सामान जाता है, ये पूरा आपका जो है बेसिकली 1961 में यहां से जाएंगे और ये सीधे आपका जो है जापान की तरफ निकलेगा। जापान पे आपका आयरन ओर पहुंचेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे पता है तुम्हें कहां से कहां तक है, ये वाला जो रूट है, ये पूरा रूट, ठीक है, ये कर्नाटका से गोवा होते हुए और ये कलकत्ता, ये मुंबई वाले रूट पर, ये कोंकण रेलवे का आपका पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये कोंकण रेलवे का आपका पार्ट है। तो कोंकण रेलवे में आप देखेंगे हैज कंसिडरेबली एक्सटेंडेड द हिंटरलैंड ऑफ दिस पोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, जो छुपे हुए इलाके थे जहां से आपका चीजें थी जो पहुंच नहीं पाती थी, तो कोंकण रेलवे ने आपका बेसिकली इसकी एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव कर दिया। अब इसके आसपास जितने भी आपका जो पोर्ट है वहां से कोंकण रेलवे क्या करती है, इसकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर देती है।
कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूट इट्स हिंटरलैंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट पर। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, ये वाली स्टेट जिसको कर्नाटका कहते हैं, इस कर्नाटका में आप देखेंगे एंड कैटर्स टू द नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कॉन्क्रीट कंसंट्रेट। इट ऑल्सो हैंडल्स, क्या क्या मिल जाता है यहाँ से, फर्टिलाइजर जाएगा, फर्टिलाइजर के साथ पेट्रोलियम जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, कॉफी, टी, वुड्स पल्प, यार्न, ग्रेनाइट स्टोन, मोलेसिस, ये सारी चीजें आपका यहाँ पर पहुंचती हैं और कर्नाटका वाले रीजन को आपका ये सपोर्ट करता हो जाता है। अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से तो ये सारे आपका पोर्ट की लोकेशन भी आपका यहाँ पर दे रखी है। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये दीनदयाल पोर्ट है। अभी मैं कांडला कांडला बोल रहा था, चलो इसमें लिखा ही है तो तुम्हें पता ही लग गया, ठीक है। उसके अलावा मुंबई पोर्ट आ गया, जेएनपीटी आपका यहीं पर है, ठीक है। उसके अलावा मरमेगांव पोर्ट आ गया गोवा में, मैंगलुरु आ गया। अब यहाँ पर कोचीन आ जाएगा, कोचीन तुत्तीकोरिन पोर्ट, ठीक है। ये कोचीन आपका पोर्ट जो देखने को मिलेगा ये तुम्हें किधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा केरला वाली साइड, मैंगलोर इधर आप नीचे की तरफ आएंगे केरला में, यही वो पोर्ट है जहां पर वास्को डी गामा लैंड किया था और यहां से आपका जो है फिर स्पाइसेस को खींचा गया। अब अगर आप तमिलनाडु वाली साइड जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे आपका पोर्ट है, तुत्तीकोरिन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। ये देखो चेन्नई पोर्ट यहाँ मिल जाएगा, तुत्तीकोरिन यहाँ मिल जाएगा, फिर तुत्तीकोरिन और चेन्नई के बाद यहाँ वाइजैक में आपका विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा जाओगे तो उड़ीसा में आपका पैरादीप, फिर उसके बाद आपका कोलकाता वाली साइड एक हल्दिया है और एक कोलकाता है। तो ये एक्चुअली में आपका जो है 12 मेजर पोर्ट्स को आपका कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब कोची पोर्ट पर आप जाएंगे तो कोची पोर्ट जो अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वेम्बनाड कयाल, एक वेम्बनाड लेक भी है, उसके बिल्कुल आसपास आपका ये सिचुएटेड है और इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से, जहां पर मतलब ओल्डेस्ट पोर्ट्स तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका कोई ट्रेडिंग वगैरह शुरू की गई थी तो इसको यहीं से आए थे, इसलिए अरेबियन सी में सबसे ज्यादा आपका जो अगर आप जाते हैं यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह देखते हैं तो यहीं से होती हुई दिखाई देगी। इट इज अ नेचुरल हार्बर, ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेचुरल हार्बर का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कभी पेपर में आए, एमसीक्यू में आए तो आंसर आपको पता होना चाहिए, कोचीन पोर्ट है। This port has an advantageous location being close to the Swiss Colombo route. Swiss Colombo मतलब आपका श्रीलंका के साथ। It caters to the need of Kerala, Southern Karnataka and South Western तमिलनाडु। तो वो पूरा रीजन आपका कवर करते हैं। उसके बाद आते हैं अपन कोलकाता पोर्ट पर। कोलकाता पोर्ट को एक इकलौता ऐसा पोर्ट है, इसको ना हम रिवराइन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिवराइन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्यों रिवराइन पोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा इकलौता पोर्ट है जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ है और नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है हुगली रिवर, ठीक है। 128 किलोमीटर इनलैंड, बेसिकली बे ऑफ बंगाल में। मुंबई पोर्ट, दिस पोर्ट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स ने बनाया। कोलकाता हैड इनिशियली एडवांटेज ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। शुरू से ही मतलब आपका इस पर थोड़ा सा एडवांटेज तो हमेशा रहा। क्यों रहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन होल्ड किसके पास था, कलकत्ता के पास था, क्योंकि वो वहीं से आपका सारी ट्रेडिंग करते थे। तो कलकत्ता को तो उन्होंने प्रॉस्पेरस बनाया है, शुरू से ही आपका उसको बहुत एडवांटेज दिया, उसको सारी चीजों में आपका लेकर आए। तो ये कोलकाता had initially advantage of being the capital of British India. The port has lost its significance considerably account of diversion of export to other ports such as Visakhapatnam, Paradeep and satellite port Haldia. क्योंकि धीरे धीरे कर फिर और नए सारे पोर्ट आए, उनकी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी हुई, तो वहां पर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। बट एक समय पर जब ब्रिटिशर्स आपका हुआ करते थे तो उस समय सबसे ज्यादा आपका यूसेज इसी पोर्ट से आपका किया जाता था। कोलकाता पोर्ट is also confronted with the problem of silting. Silting मतलब आपका जो बेसिकली रेत वगैरह आती है वो सारी आपका यहाँ पर हुगली रिवर से मिलकर, जो कि बेसिकली आपका जो है एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और इट इज अ लिंक टू सी, इट हिंटरलैंड कवर, यहाँ से आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये सब आपका इसके क्या है, हिंटरलैंड है, जहां से आपका सामान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो एक्सटेंड पोर्ट फैसिलिटी टू आर नेबरिंग लैंडलॉक कंट्री। नेपाल भी इसका इस्तेमाल कर लेता है, फिर आपका भूटान भी इसका इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से आपका सिर्फ बाउंड्री से घिरी हुई है, यहाँ पर सी रूट है नहीं। तो जब सी रूट नहीं है तो फिर ये क्या करते हैं, तो फिर इससे आपका जो है इनको दिक्कत होती है ट्रेड करने में, तो हम इनको एक्सेस देते हैं कि नेपाल और भूटान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि आओ तुम इसका आपका ट्रेडिंग करो, यहाँ से आपका अपना सामान भेजो, हम तुम्हारी आपका मदद करेंगे। फिर आते हैं हल्दिया पोर्ट पर। हल्दिया पोर्ट भी आपका कहां पर बना हुआ है, कोलकाता वाली साइड ही आप देखेंगे, लगभग 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ फ्रॉम कोलकाता। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट द कोलकाता पोर्ट, क्योंकि कोलकाता पोर्ट पर आपका बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट का आपका इस्तेमाल किया गया। इट हैंडल्स बल्क कार्गो लिंक, जिसमें आयरन और कोयला,
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, जूट, जूट के प्रोडक्ट्स, कॉटन, कॉटन यार्न, ये सारी चीजें आपका देखने को मिली। अब चलेंगे पारादीप पोर्ट की तरफ। पारादीप पोर्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं जहां जहां पर नदियों के नाम ले रहा हूं वो नदियां आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महानदी डेल्टा के ऊपर बना हुआ है क्योंकि वहां से महानदी नीचे की तरफ आती है। अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द कटक, उड़ीसा में मिलता है ये। इट इज द डीपेस्ट हार्बर, समझ रहे हो मेरी बात, सबसे आपका डीपेस्ट पॉइंट पर आपका जाकर ही देखने को मिलते हैं। स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल, इट हैज बीन डेवलप्ड मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो यहां से आपका ज्यादातर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पास पड़ता है और इसकी कनेक्टिविटी है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले इलाकों से, तो यहां से आयरन ओर, कोयला, ये सब आपका क्या मिलेगा, पास में मिलेगा। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी को यूज किया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों इसके हिंटरलैंड है, जो कि इससे आपका सामान यहां पर आता है और इससे फिर आपका जो बेसिकली चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आते हैं वाइजैक पर। वाइजैक इज विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में। इट इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर कनेक्टेड टू सी बाय अ चैनल, ठीक है, कट थ्रू सॉलिड रॉक एंड सैंड। उसके बाद आउटर हार्बर पर जाएंगे। अच्छा, ये पोर्ट जो है ना ज्यादातर हमारी नेवी इस्तेमाल करती है, समझ रहे हो मेरी बात। फॉर हैंडलिंग आयरन ओर, यहां से आयरन ओर भी जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जाते हैं। उसके अलावा जनरल कार्गो की भी आपका कंडीशंस आप देखेंगे। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इसकी आपका मेन हिंटरलैंड देखने को मिल जाएंगे। अब ये तीनों आपका कहां पर मिलेंगे, ये तीनों आपको तमिलनाडु के साथ आपका कनेक्टेड मिलेंगे। तमिलनाडु में आप जब जाते हैं तो तमिलनाडु में आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है वो सबसे पुराने पोर्ट्स में से आपका मिलता है। आर्टिफिशियल हार्बर के थ्रू बनाया गया था 1859 में, ठीक है। जैसे हमारी मद्रास रेजिमेंट है आपका इंडियन आर्मी की, वो सबसे पुरानी रेजिमेंट में से है। इट इज नॉट मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप्स, क्योंकि फिर यहाँ पर शैलो रिवॉटर है, फिर वहां पर आपका जो है कहीं उसको शिप को परेशानी हो जाए, शिप को कोई आपका कहीं किसी तरीके का नुकसान ना हो, तो बहुत ज्यादा गहरे पानी में नहीं है, शैलो वाटर में, इसलिए आपका जो है हम इसको देखते हैं। और इसके तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों का आपका जो है इसमें चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब आते हैं एन्नौर पर, ये इसके हिंटरलैंड है। एन्नौर पोर्ट आपका नया बना है तमिलनाडु के अंदर, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई, और ये चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा एक और पोर्ट है तुत्तीकुरिन पोर्ट, इसको भी आपका इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि चेन्नई पोर्ट पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और ये आज के समय पर कार्गो जिसमें कोयला, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, ये सब हैंडल करता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ साथ शुगर, केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है सर। अब आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगभग आपका जो है 2016-17 की रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास लगभग 25 मेजर एयरपोर्ट हैं जिनकी फंक्शनिंग चल रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया आपका दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पोर्ट आपका एयरपोर्ट हो गया, ये आपका कहाँ पर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको वाराणसी में। फिर ऐसे ही भोज आपका जो है भोज आपका क्या हो गया एयरपोर्ट, ये आपको मिल जाएगा भोपाल में। तो ऐसे कर कर फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये आपको मिल जाएगा आपका कहाँ पर, मुंबई में। तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स आते हैं जो आज के समय पर बहुत जल्दी पहुंचने चाहिए। तो महंगा तो होता है, पर आपको अगर जल्दी पहुंचाना है तो उसके लिए हमारा जो एयरपोर्ट है या एयर ट्रांसपोर्ट रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रेलवे हमारी इतनी अच्छी तो नहीं हो गई है अभी कि हमने सीधे यूरोप कनेक्ट कर लिया है, तो हमें समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। और ये बहुत कम समय में आपका कैरियज, हैंडलिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स, लॉन्ग डिस्टेंस को आपका कवर करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे मान लो एग्जांपल के तौर पर पीहू के लिए आपका क्या भेजना है, एक रिंग भेजनी है बढ़िया सी, और पीहू है आज के समय पर आपका नॉर्वे, ठीक है। तो अब नॉर्वे आपका जो है अगर मुझे रिंग भेजनी है तो भाई मुझे रिंग भेजने में आपका ऐसा तो या तो मैं भाई कनेक्टिविटी खुद उड़कर जाऊं, है ना, या फिर आपका जो है भाई साहब भेज सकता हूं डायरेक्टली मैं आपका सामान के थ्रू, फिर वहां पे पहुंच जाएगी। अच्छा रिंग नहीं, मतलब ऐसा मान लो कुछ शैम्पू शुम्पू, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, एंड कैरिंग हैवी एंड बल्की कमोडिटीज। ये क्या करता है, ज़्यादातर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करता है। इंटरनेशनल ट्रेड ओशियनिक रूट में आपका जो है थोड़ा सा प्रेशर उनका कम हो जाता है। अब हमारे मेजर एयरपोर्ट्स में अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद में आपने सबने सुना भी था कि इस साल बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई है ना, जो आपका हमारा ये रेलवे क्रैश हुआ था, सॉरी एयरपोर्ट क्रैश हुआ था, एयरप्लेन क्रैश हुआ था। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलिकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर एंड कन्नूर, ये हमारे मेजर एयरपोर्ट्स हैं। 2017 में एक और स्कीम आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के तौर पर आपका निकाली गई। इस स्कीम का नाम है उड़ान स्कीम।
उड़ान स्कीम का मकसद क्या था? उड़ान स्कीम का मकसद था, इसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक मतलब इसका मकसद ये था कि भाई जो लोकल इलाके हैं, उन लोकल इलाकों में आप अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कीजिए। एयरलाइंस को आपका जो बेसिकली ये हिदायत दी गई कि आप अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव कीजिए, और अगर आप कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे तो यहाँ पर जो लोकल आदमी है, लोकल आदमी भी आपका प्लेन का सफर कर सकेगा। सीट रिड्यूस कीजिए, अगर आप प्लेन्स लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ सीट आपका रिजर्व करके दीजिए आपका उड़ान स्कीम के अंतर्गत। तो उड़ान स्कीम के अंदर आपका 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, और अनरिजर्व एंड अनडिजर्व एयरपोर्ट जिसमें आपका लगभग 9 हेलीकॉप्टर और 2 वाटर एयरड्रोम्स हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड। ये पीआईबी का सोर्स है, 2023 से हमने उठाया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले पढ़कर भी आए हैं आप एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये हमारे आपका सारे पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कितना आपका जो है ऐसा जाल जैसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन ने ऐसे जाल मारा हो और सब जगह आपका चिपक गया हो। तो भाई साहब ये सब क्या है, ये कनेक्टिविटी के तौर पर हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है सर, तो आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें एक नई स्कीम भी पढ़ने को मिली होगी, बहुत सारी चीजें आपने इस चैप्टर के अंदर कनेक्ट की होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि सफर की जो घड़ियां हैं वो अब अंत की तरफ आ रही हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, कहर मचाते रहिए। मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते, और मैं तुम्हें वहां तक छोड़कर आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो तुम पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स। डोंट लेट देम डाउन। कीप रॉकिंग, स्टे ब्लेस्ड। तब तक के लिए जय हिंद।